गुड आफ्टरनून गाइस। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है और बहुत ही कम है, तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि सोनिक वेलोसिटी और स्पीड फॉर एडियाबेटिक और इन एनी केस जो होगा c इज इक्वल टू अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी। अब गामा क्या है, तो एडियाबेटिक इंडेक्स है जो आपको याद होगा 1.4 लेते हैं और पॉलीट्रैपिक में वो 1.4 से ज़्यादा रहता है। आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, जनरली इसकी वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। और कुछ टाइम्स मतलब आपको कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई करता है कि अगर यहाँ पे वो जूल पर केजी पर सेकेंड लिखता है तो आपको वैल्यू लिखनी है 287 जूल पर केजी केल्विन। अब देखिए ये केल्विन है, इसलिए आपको याद रखना है कि टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन है। ओके, अब वी क्या है, मतलब सेकेंड फार्मूला है मैक नंबर का। तो मैक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ वी अपॉन सी। अब वी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और बॉडी मूविंग इन फ्लूइड। अब चलिए फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड इज डिफाइंड दैट मीन्स एनी सब्सटेंस or material that can have a flow is known as fluid। ठीक है, कोई भी चीज़ जो मूव करती है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर क्या एयर फ्लूइड है, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल फ्लूइड है। और कोई बच्चा अगर मुझसे पूछा कि सर क्या वाटर को भी मैं फ्लूइड बोलूँगा, तो यस, वाटर फ्लो हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर से वाटर इज आल्सो अ फ्लूइड। ओके, then third one is the Mach number, Mach angle. So Mach angle is defined as alpha and which is equal to 1 by m or say c by v। Okay, अब c क्या है भाई, तो it is the velocity of sound in fluid। मतलब अगर आपको वेलोसिटी मतलब c पूछ रहा है तो c आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास v दिया है तो आप m निकाल लोगे और m दिया है तो एंगल निकाल लोगे। और अगर आपके पास m दिया है v दिया है तो आप c निकाल सकते हो, या m दिया है और c दिया है तो v निकाल सकते हो। पूरा का पूरा कैलकुलेशन केवल इन्हीं तीन फॉर्मूला के बेसिस पे होता है। स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 15 किलोमीटर where temperature is -48 degrees Celsius. The Mach number is m is equal to 2, corresponding speed of plane. Calculate the speed of plane. Okay. Assume R is equal to 0.287 kJ per kg Kelvin and adiabatic index gamma is equal to 1.448। ओके, तो पहले आपको पता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है, इसलिए ये आया 225 केल्विन। मैक नंबर 2, आर की वैल्यू दी हुई है, गामा की वैल्यू दी है। अब आपको केवल वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपके पास मैं बोला ना मैक नंबर दिया हुआ है, तो मैक नंबर दिया है और अगर आपने सी निकाल लिया, सी निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी, इससे आपने निकाला। रिमेंबर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे किलो जूल पर केजी केल्विन दी है, तो यहाँ पे किलो दिया है लेकिन बाकी और कहीं पे किलो वाला पार्ट नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिक यूनिट में लेके जाना पड़ेगा, मतलब जूल पर केजी केल्विन, इसलिए इसने 10⁻³ किया इंटू केल्विन। तो आपकी जो यूनिट आई वो आई 300.67 मीटर पर सेकेंड। अब मैक नंबर दिया हुआ है, सी आपने निकाल लिया, मतलब अल्टीमेटली बी आप निकाल लोगे, तो वी इज इक्वल टू एम इंटू सी, बेसिक है। आपका यूनिट आया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल में करते हैं। अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर, इट्स स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। देखो अब स्पीड दे दिया उसने, less than that of speed when it fly at sea level at the same Mach number. Calculate the Mach number at which the aircraft fly, the temperature of air at sea level and at 12 km above sea level are 20 degrees Celsius and -52 degrees Celsius। Assume R and J। ठीक है, तो आपने क्या किया,
पहले m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लिया, क्योंकि दो केसेस दिए हैं। पहला केस 20 डिग्री सेल्सियस का है और दूसरा -52 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक, तो V1 की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर दे के रखी है, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, T1 की वैल्यू दे के रखी है जिसको आपने केल्विन में चेंज किया, और T2 की वैल्यू को भी आपने केल्विन में चेंज किया। चलो, अब सोनिक स्पीड क्या होता है, तो C इज इक्वल टू अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी। अब देखिए, आपके पास गामा भी दिया है, आपके पास आर भी है, आपके पास T1 भी है, तो हमने क्या किया, पहले ये निकाल लिए। ओके, सिमिलरली आपको सेकेंड केस में भी निकालना है, तो आपके पास C1 और C2 होगी। इसी तरीके से आपने मैक नंबर निकाला, तो मैक नंबर M1 इज इक्वल टू V1 अपॉन C1 और मैक नंबर 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन C2। अब इससे क्या हुआ, तो V1 एंड V2 आप निकाल सकते हो। अब V1 माइनस V2 क्या होगा, तो M1 C1 माइनस M2 C2। अब दोनों में से M2 कॉमन किया, क्योंकि हमारे पास मैक नंबर तो है ही नहीं, तो M कॉमन हुआ C1 माइनस C2। अब C1 माइनस C2 के साथ मेरे पास एक रिलेशन मिल गया कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 45.125 M। ओके, चलिए, बट V1 माइनस V2 क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है -100 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, इसको 5/18 से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो यूनिट आएगा वो आएगा -27.77। अब बोलोगे सर ये 5/18 कहाँ से आया, तो 5/18 का बेसिक लॉ याद कर लीजिए। ये देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब 5 के टेबल में 5 टू जा ये होता है, और एक मिनट, 5/18 यहाँ 2 के टेबल में 2 5 जा और 2 18 जा 36। इसलिए याद कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब इसी के साथ आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ था, और दोनों के बेसिस पे आपका ये 0.617। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा कि सर वाई वी आर यूजिंग -100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है इसकी स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ स्पीड व्हेन इट फ्लाई एट सी लेवल एट द सेम मैक। मतलब क्या बोला, तो मतलब ये बोला कि अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एट एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर, ठीक है, जब 12 किलोमीटर था तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, तो वो थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ओके, और जो क्या है, लेस देन डैट, लेस देन वर्ड को याद करिएगा, लेस देन डैट स्पीड व्हेन इट फ्लाई एट सी लेवल, जब वो सी लेवल के ऊपर उड़ रहा था तो उससे इसकी स्पीड कम थी। ठीक, मतलब ये हुआ कि जब आपने फॉर्मूला लिखा V1 माइनस V2, तो जब V1 माइनस V2 हुआ तो V2 की वैल्यू कितनी थी, तो ये 100 थी। इसलिए हमारा अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, या लेस देन वर्ड यूज किया, इसलिए -100 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसके बेसिस पे अपने मैक नंबर निकालेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग इन एयर having pressure and temperature at 0.1 Newton per mm square, मतलब ये प्रेशर दे रहा है, and 0 degree Celsius, the Mach angle is 38 degree. Calculate the velocity of projectile assume gamma and r। देखो गामा, आर और टी, तीन चीज़ें देके रखा हुआ है, मतलब आपके पास सी निकालने का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहला आंख बंद करके आपने सी निकाल लो भाई। अब सी निकाल दिया, उसके बाद आपके पास मैक एंगल देके रखा है, तो मैक एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद कर लो 1/m होता है, या सी अपॉन वी होता है। तो देखो, अगर सी निकल गया, मैक एंगल आपके पास दिया, तो आप वी निकाल सकते हो और अल्टीमेटली मैक एंगल निकाल सकते हो, मतलब मैक नंबर निकाल सकते हो। तो ये देखो इसने क्या किया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/m या सी बाय वी। तो साइन 38 इज इक्वल टू दिस वन, और साइन 38 की वैल्यू इसने पुट किया और इसने एक इक्वेशन निकाल लिया।
अब सी की वैल्यू उसने आइडेंटिफाई किया और दोनों को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने के बाद उसको वेलोसिटी मिल गई। मेरे ख्याल से यही आपको फाइंड आउट करना है। इजी था। चलिए, a projectile is traveling in air having pressure and temperature as 8.826 Newton per centimeter and -2 degree Celsius. सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। If the Mach angle is 40 degree, find the velocity of projectile. सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देख लेते फिर भी। टेम्परेचर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, के और गामा इज इक्वल टू 1.4। कुछ टाइम ये के लिखते हैं, कुछ टाइम ये गामा लिखते हैं, इसलिए इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू देके रखिए, वी आपको निकालना है। चलिए, एट व्हाट स्पीड द सॉफ्ट वेव propels in the flow in the air at 1750 kilonewton per meter square. Absolute is moving at 150 meter per second in the high pressure wind tunnel at 40 degrees Celsius. Take R is equal to this. State whether the flows supersonic or not. अल्टीमेटली सुपरसोनिक वर्ड यूज़ किया, मतलब आपको मैक नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैक नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले तो स्पीड दे के रखी है 1750 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद सी की वैल्यू दे के रखी है मीटर पर सेकेंड में, और टेम्परेचर दे के रखा है। तो अगर टेम्परेचर दे के रखा है तो आपको क्लियर हो गया कि सी इज इक्वल टू अल्टीमेटली अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी। इससे आपने सी निकाल दिया। अब वी की वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड दे के रखिए, तो अल्टीमेटली मैक नंबर इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और आपने मैक नंबर बता दिया कि इट इज लेस देन 1, सो इट इज नॉट अ सुपरसोनिक, इट इज अ सबसोनिक। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। A supersonic plane move with a Mach number of 2 at an elevation of 1200 meters above a stationary observer. The atmosphere temperature is 19 degrees Celsius. What is the passage of time at which sound of aircraft reach an observer after the plane is directly overhead the observer? Also find the horizontal distance traveled by aircraft from observer at that instant of sound reach at observer. Assume R in gamma. इसके लिए आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के लिए आपको ये याद करना है कि पहले आपने एक ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर के बाद एयरक्राफ्ट बनाया। अब एयरक्राफ्ट को जो है वो आपने एक लाइन खींच ली, तो आपका ये एक राइट राइट ट्रायंगल जैसा बन जाता है। अब ये राइट ट्रायंगल बनाने के बाद अब जो कंडीशंस है वो लगाते हैं। क्या क्या कंडीशन देके रखा हुआ है, तो उसने पहले बोल दिया कि मैक नंबर 2 है, हाइट जो है वो 1200 है। तो हमारा जो ये हाइट है ये 1200 दे दिया। अब टेम्परेचर दिया जो मेरे को कैल्विन में टाइम देना है। अब टाइम मेरे को पता करना है, और टी इंटू वी मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है। ओके, तो चलो, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/m होता है। तो मैक नंबर का अगर मेरे पास 2 है तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये मेरा 30 डिग्री हुआ। ओके, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको ये आइडेंटिफाई है कि ये 60 डिग्री है। चलिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, तो ए ओ अपॉन ए बी। टेन अल्फा इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई बी टी, और 1030 मतलब अब अल्फा की वैल्यू आपके पास 30 है, इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई बी टी। तो अल्टीमेटली बी टी की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो वो डिस्टेंस कवर हुआ है 2078.46 मीटर, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सिमिलरली मैक नंबर क्या होता है, तो वी अपॉन सी होता है, और वी अपॉन अंडर रूट गामा इंटू आर इंटू टी। अब गामा की वैल्यू हो, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन रखा।
अब मैक नंबर आपके पास 2 दिया हुआ है, तो इससे मुझे वेलोसिटी पता चल गया। अब अगर मुझे वेलोसिटी पता चल गया और ये वेलोसिटी को मैं अगर यहाँ पे रख दिया, तो अल्टीमेटली कितना टाइम लगा वो साउंड को मेरे पास पहुँचने के लिए, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब 3.0339 सेकेंड में जो एरोप्लेन है उसका साउंड एक मतलब जो नीचे ऑब्जर्वर है जो 1200 मीटर दूर है उस तक पहुँच जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन आंसर है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या आते हैं। अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई at on altitude of 1.95 kilometer, whether the temperature is 3 degrees Celsius. Drive the speed of aircraft if its sound is heard 4 seconds after it passes over the head of an observer. सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और t आपको दिया है। वहाँ पे आपके पास v और t दोनों आपके पास दिया है। ठीक है, चलो तो आपने सेम क्वेश्चन किया। 1950 का डिस्टेंस रखा, एयरक्राफ्ट का रखा और फर्क। अब देखिए मैक नंबर क्या आपके पास है, तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरे पास मैक नंबर नहीं है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, tan अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी। ए ओ की वैल्यू दी है और ए बी की जगह बी टी लिखा और टी की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये आया 487.5 डिवाइडेड बाई बी। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाय मैक नंबर इज इक्वल टू सी बाय बी, और सी की वैल्यू रखिए गामा इंटू आर इंटू टी अपॉन बी, और ये हो गया 1.4 इंटू 287 ठीक है। और इसके बेसिस पे मैंने एक दूसरा इक्वेशन लिखा, मैंने इससे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इससे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बट अब टेन अल्फा क्या होता है, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू मैंने रखी और मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 से उठा के होंगे ना। तो अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू दिस वन, कॉस अल्फा में को भी टच ही नहीं करना है, इज इक्वल टू दिस वन। तो इसके बेसिस पे मतलब मेरे पास ये कैंसिल आउट हुआ और सिंपली स्टेटमेंट निकला कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.6818 और अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 47 डिग्री। क्लियर है। अब वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ एयर अब सब कुछ मिलते जाएंगे। जो हमारा पहले सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने साइन अल्फा की वैल्यू रखी, इसको जैसे भी और भी मिल गया। ठीक है, बस साइन अल्फा मतलब साइन कॉस और टेन के साथ ही आपको प्ले करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड मैक नंबर ऑफ अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 meter where the temperature is 0 degrees Celsius. The sound of aircraft is heard 3 seconds after the passage of aircraft over the head of the observer. Assume R is equal to this one and gamma is equal to 1.4. सेम क्वेश्चन है, सब कुछ दिया है आपको, अल्टीमेटली वी और एम की वैल्यू फाइंड आउट। तो वी और एम के लिए आपको क्या करना है, तो सेम अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय वी, मैक नंबर इज इक्वल टू यू अपॉन सी एंड सी इज इक्वल टू दिस वन। तो मैक नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वन और साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय एम, और 1 बाय एम की जगह पे मैंने एम की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। ठीक है, वही प्रोसेस करना है जो लास्ट टाइम आपने लास्ट इक्वेशन में किया था। हाँ, तो इसके बेसिस पे आपका देखो वही टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, आपने वैल्यू सेट की, बी से बी कैंसिल आउट किया, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाला, जो अल्फा की वैल्यू हुई 34.1 डिग्री, साइन अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इससे आपका मैक नंबर निकल गया। अब अल्टीमेटली आपका वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट फाइंड आउट कर लिया। चलिए, an airplane is flying at the height of 1300 meters where the temperature is minus 40 degrees Celsius. The speed of plane is corresponding to Mach 2. Find the speed of plane. सेम क्वेश्चन है, मैक नंबर आपको निकालना है, सॉरी वेलोसिटी आपको निकालना है, उसके लिए आपके पास सी दिया हुआ है, मैक नंबर दिया हुआ है, तो उससे आपका निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपरसोनिक प्लेन मूव विद अ मैक नंबर ऑफ 3 एट एन एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर. The atmospheric temperature at given height is 2 degrees Celsius. Calculate the time lapse between the instant of aircraft was directly overhead of an observer and the instant of observer feel the sound due to aircraft from the following position of observer. जो आपने मतलब 8.8 और 9 में पढ़ा ये उसका कंक्लूजन है. पहले आपको सी निकालना है तो आपने सी निकाल लिया. साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा 1/m और m की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपने मैक नंबर निकाल लिया और मैक नंबर को मैक एंगल निकाला जिससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई. अब टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है तो ए ओ अपॉन ए बी. अब ए ओ की वैल्यू भी आपको पता नहीं है जो एच लिखी है और ए बी की वैल्यू बी टी. तो यहाँ पे वी टी क्या हो जाएगा तो वी टी इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा. ये आपने आइडेंटिफाई किया. चलिए इसके बेसिस पे अब देखिए एच की वैल्यू ओके यहाँ पे गिवन थी 1000 मीटर तो उसमें एच की वैल्यू रखी जिससे आपकी वी टी फाइंड आउट हो गई. अब आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू मतलब एक इक्वेशन मिल गया 2828.62 डिवाइडेड बाई वी. अब केस वन है कि द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी मतलब वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा है. तो अगर ये ऐसे ही खड़ा हुआ है तो मैक नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन सी और थ्री अपॉन दिस वन. तो यहाँ से v निकल गया और v की वैल्यू आपने रखा तो t की वैल्यू मिली 2.8365. मतलब अप्रॉक्स 3 सेकेंड में आपको सुनेगा. अब स्टेटमेंट दिया कि ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एट m1 इज इक्वल टू 0.5. ठीक है सेम प्रोसेस. आपके पास वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट दिया हुआ है 997.221 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v1 इज इक्वल टू क्या हुआ m1 इंटू सी. अब सी v1 इज इक्वल टू क्या हुआ तो मैक नंबर इंटू दिस वन आपका v1 की वैल्यू आ गई. Therefore, relative velocity between aircraft and observer ये आपको निकालना पड़ेगा. तो ये डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हुआ v प्लस माइनस वी वन. अब v माइनस वी वन लेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या है 997.221 माइनस 166.2035. तो आपका आंसर डेल्टा v की वैल्यू है. अब ये डेल्टा की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे मतलब अपने बेसिक इक्वेशन में तो हमें आप पता चलेगा कि 3.4038 सेकेंड तो 3.4 सेकेंड लगा वो आवाज को पहुंचने में. When the observer is moving in the opposite direction. देखिए अब जैसे अपोजिट डायरेक्शन बोला आपने जो यहाँ माइनस लिखा था वो प्लस में तो आपका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला चलेंगे केवल ये प्लस में आ जाएगा. तो जैसे ये प्लस में आपकी वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू ये हुई और 2.43 सेकेंड आपको आवाज़ सुनने के लिए. चलिए आज की इतना काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्टिमेशन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल करिए. थैंक यू वेरी मच.